हेलो एवरीवन। तो उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बड़े अच्छे से चल रही होगी, कंसीडरिंग कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है अब आपको पता चल गया है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों का कुछ सेक्शंस को लेकर डाउट है। आप थंबनेल में पढ़ लिए होंगे कि कौन से सेक्शंस का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, है ना। इकोनॉमी में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक, पॉलिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक, जनरल साइंस में एग्रीकल्चर और आईसीटी वाला टॉपिक, सेक्शन एच में स्पोर्ट्स और अवार्ड्स वाला टॉपिक। और तो ये सब जो है इन्हीं बारे में मैं आपका डाउट्स को यहाँ पर सुलझाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसी तरह का सिमिलर पैटर्न पर डाउट्स पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपको इंडिविजुअली बताने से अच्छा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर समझा देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ बता नहीं रहा हूँ, सिंपली आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि इन सब टॉपिक्स में आपको किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए या कैसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सेक्शंस में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक का बात करते हैं, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज़। देखिए यहाँ पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है इसमें तीन तरह का मुद्दा होता है, ठीक है। एक मुद्दा आपका होता है ग्रोथ का, है ना। दूसरा मुद्दा होता है यहाँ पर सोशल इंक्लूज़न का, है ना, सोशल इंक्लूज़न का, सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट, है ना। और लास्ट जो होता है वो होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट का ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि हमारा ज़रूरत भी पूरा हो, फ्यूचर का जो ज़रूरत है वो भी हैम्पर ना हो, और प्लस इन्वायरमेंट का जो समस्या है वो भी कम हो धीरे धीरे, और सबको, और इसका जो बेनिफिट्स है वो सबको मिलना चाहिए सोसाइटी का, है ना। तो ये सब जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के संबंध में जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू है वो सब आपको कवर किया हुआ है सेक्शन एच का इन्वायरमेंट सेक्शन में। इकोनॉमी में आपको, इकोनॉमी में मतलब जो आपका सेक्शन इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसमें आपको इन दोनों से संबंधित चीज़ पूछेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ आपको इन्वायरमेंट में पूछेगा, है ना। वो सेक्शन एच में है, कवर किया हुआ है, आप वीडियो देखिए, फ़ायदा होगा। इकोनॉमी में आपको ग्रोथ और सोशल इंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट वेराइटी है क्वेश्चन का, ठीक है। एक वैरायटी है आपका स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट का योजना के बारे में, है ना। दूसरा है रिपोर्ट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो आता है दुनिया में और एज वेल एज देश में भी, ठीक है। और लास्ट है आपका फिर इंडेक्स वगैरह जो निकलता है, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होगा वही आपको इस हेडिंग में पूछा जाएगा नॉर्मली। स्कीम्स भी कैसा स्कीम्स, वैसा स्कीम्स जिसमें सोशल इंक्लूजन का बात हो रहा है, वैसा स्कीम जिसमें ग्रोथ का बात हो रहा है। जैसे कि आपका ग्राम ज्योति योजना है, जैसे कि आपका उज्ज्वला योजना है ना। उसके अलावा जैसे कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका जो अभियान है वो हो गया। उसके अलावा जैसे कि उजाला स्कीम है ना, जिससे कि आप देख रहे होंगे कि रिवॉल्व जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं सोशल इंक्लूजन पे रिवॉल्व करता है थीम, या ग्रोथ पे रिवॉल्व करता है, वो ग्रोथ के अराउंड, ठीक है। तो इस तरह के स्कीम्स पे ध्यान देंगे। टू बी प्रिसाइज, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्कीम्स होता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो स्कीम होता है, जैसे जन धन योजना, है ना। वो सब के बारे में आपको पूछा जा सकता है, कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, इस तरह का साधारण क्वेश्चन में। और अगर थोड़ा डीप में जाएगा तो पूछेगा मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है स्कीम का। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको मैंने शुरू से कहा है कि एक बुकलेट ज़रूर रखिए। जैसे आप अभी भी अगर नहीं किए हैं तो आप विजन आईएएस के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, गवर्नमेंट स्कीम, और उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का हो गया, है ना। उसके अलावा आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का स्कीम्स हो गया, है ना। और ट्राइबल इशूज़ से रिलेटेड जो स्कीम्स है ना, ये सब चीज़ पर विशेष फोकस करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल इंक्लूजन का उसमें इन्वॉल्व होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये सब विशेष तौर पर पढ़ने का कोशिश कीजिए, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे पिछली बार पूछा था स्टैंड अप इंडिया स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, पूछा गया था, है ना। अभी फिर आपको पूछा जा सकता है स्टैंड अप इंडिया के बारे में, अभी भी न्यूज़ में था वो। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को बढ़ा दिया गया है 2025 तक, तो अगेन ये क्वेश्चन आपको अपियर हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक है। कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, स्टेट पीएससी में ये सब भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इन्हीं सब एरियाज़ पे फोकस करते हुए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्कीम्स हैं जिसमें ग्रोथ और सोशल इंक्लूजन का बात होता है, उसको कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका स्कीम्स को लेकर। रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स जैसे कि ये सब ऑलरेडी आप करंट अफेयर्स, ये दोनों जो है करंट अफेयर्स है मोस्टली, ठीक है। ये भी करंट अफेयर्स है, वैसा स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि करंट अफेयर्स में आप पढ़े हैं। और पुराना स्कीम्स भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स में पूछा जाए।
लेकिन रिपोर्ट्स और इंडेक्स जो है ये नेसेसरली जो है आपको पूछा जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड ही, तो इसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट्स में जैसे कि आपका जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया है ना, आपका इंक्लूजन से संबंधित चीज़ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट हो गया, कौन निकालता है, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, है ना। उसी तरह इंडेक्स में भी आपका निकलता है, जैसे कि अभी भी आप पढ़े होंगे कुछ दिनों पहले म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, है ना, ये सब आपका उसी से संबंधित है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है ना, कौन सा स्टेट सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। तो ये सब जो है इंडेक्स या रिपोर्ट जो होता है, जब इसको डीप में आप सोचिएगा तो ये सब सरकार यूं ही नहीं निकाल रहा है, ठीक है। इसके पीछे एक मकसद है और वो मकसद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है, कि पैरामीटर पता होगा सही तभी तो पॉलिसीज़ सही बन पाएगा, तो इसलिए ये सब किया जाता है ना। तो फिर इंडेक्स वगैरह पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। प्लस जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है आपका इस पोर्शन में पूछने लायक। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये क्या मसला क्या है यहाँ पर, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करते हुए आप इसको प्रिपेयर करेंगे, ओके। और अब बात करते हैं इकोनॉमिक इशूज़ का। तो इकोनॉमिक इशूज़ ज़्यादा चांसेस फिर अगेन वही रहता है कि जो मुद्दा आपका करंट में चल रहा है उसी से संबंधित सवाल पूछा जाए। लेकिन अगर कुछ स्टैटिक भी पूछा जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है आपका वो ऐसा कुछ नहीं है कि पास्ट में था अब नहीं है, समस्या जो है सो बना हुआ ही रहता है साल दर साल। तो इकोनॉमिक इशूज़ से संबंधित अगर बात किया जाए आपका, ठीक है, तो इकोनॉमिक इशूज़ में आपको कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ मुद्दा तो आपका बेसिक इकोनॉमी बुक में भी दिया हुआ रहता है। जैसे कौन सा मुद्दा आपको इकोनॉमी बुक में देखने के लिए मिलता है, तो जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में आपको देखने को मिलता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही से इंडिया फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। तो आपको पूछा जा सकता है क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, के सब समझते क्या है आप, और 4-5 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहेगा, 4 स्टेटमेंट, ओके। इस तरह का मुद्दा पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आप लोग देखे होंगे, पूछा जा सकता है क्या चीज़ से संबंधित है या नहीं है। तो ये सब जो है परसिस्टिंग प्रॉब्लम है, ये सब हमेशा बना हुआ रहता है प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये सब चीज़ के बारे में देख करके जाएंगे। उसके बाद डी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। बैड बैंक क्या होता है ना। एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है। तो ये सब आपका इकोनॉमिक मुद्दा है, ओके। ये सब आर्थिक मुद्दा है जिस पर कि हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नया मुद्दा क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए अब तो पूछने के लिए बहुत सारा चीज़ है। जब से कोविड हुआ तब से जो है सो और नया तरह का ज़्यादा समस्या हो गया है। इसमें आपको हेल्थ से संबंधित इकोनॉमिक इशू पूछा जा सकता है ना। इसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ पूछा जा सकता है, ओके। तो ये सब चीज़ पर विशेष ध्यान देंगे। पॉवर्टी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। हेल्थ से जैसे आयुष्मान भारत के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है इकोनॉमिक इशूज़ में। तो आयुष्मान भारत के बारे में आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना एक इम्पॉर्टेंट योजना है, किस तरह के इकोनॉमिक इशूज़ जो कि हेल्थ रिलेटेड हैं उससे संबंधित। अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का अगर आपको बात किया जाए तो इससे संबंधित भी स्कीम आया है, नया स्कीम भी आया है और पुराना स्कीम भी है। आप लोग इसके बारे में भी पढ़े होंगे, जैसे लास्ट ईयर दिसंबर या मे भी नवंबर का करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़े होंगे। एक आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उसमें जो था गवर्नमेंट जिसमें ईपीएफ कंट्रीब्यूशन दे रहा है आपको 12%, तो वो वाला आप रिकॉल कर पा रहे होंगे अगर पढ़े हैं तो आत्मनिर्भर भारत से संबंधित रोजगार आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से संबंधित जो भी स्कीम आया है वो सबको विशेष तौर पर देख लीजिएगा। कब लॉन्च हुआ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और डेट बिल्कुल आपसे पूछेगा, है ना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। पिछली बार भी जेपीएससी में डेट पूछा गया था चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों पे विशेष फोकस करते हुए आपको इसको इकोनॉमिक इशूज़ वाला जो टॉपिक है इसको आपको करना पड़ेगा। उसके बाद माइग्रेंट्स का भी कई सारा इशू है, तो माइग्रेंट्स से रिलेटेड जो भी इंडेक्स निकलता है, ठीक है, या फिर कोई रिपोर्ट आता है तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक इशूज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको विशेष मेहनत करने का ज़रूरत है। अगर आप सिंसियरली 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपको ऐसा ही क्वेश्चन से मुलाकात होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या कुछ इसका आंसर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ को बिल्कुल एक सेपरेटली पढ़ा जाए, है ना। सब कुछ जो है सो इंटरवीन्ड है ना, सब कुछ एक दूसरे में लगा हुआ है, बिल्कुल एक जाल की तरह, ओके। आप पढ़ाई कर रहे हैं सिंसियरली काफ़ी टाइम से, अगर कुछ टाइम से भी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है इन सब टॉपिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना डिस्कशन है वो होगा आपका एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पर, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है, ठीक है। तो उसके बारे में भी देखिए ऐसा है कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है
उसमें आपको क्या कुछ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर, सबसे पहले तो आपको लूसेंट जो आप साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहीं पर मैं आईसीटी भी इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि दोनों जो है साइंस के हेडिंग में ही आपका दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर प्लस जनरल साइंस है आपका। तो आईसीटी का 3 क्वेश्चन और जनरल साइंस का 6 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन के लिए आपको लूसेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा जनरल साइंस का, है ना। उससे सही सोर्स मुझे कोई नहीं लगता है स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स के लिए। एग्रीकल्चर का भी कुछ क्वेश्चन आपका लूसेंट से बनेगा, बायो सेक्शन से, है ना। जैसे कि किसी क्रॉप का हाइब्रिड वैरायटी के बारे में पूछ दिया जाता है ना, किसी जीएम क्रॉप के बारे में पूछ दिया जाता है, तो लूसेंट से आपको वो भी बन जाएगा क्वेश्चन। या फिर किसी प्लांट डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है ना, प्लांट डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है, तो वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लूसेंट से सॉल्व कर लेंगे, है ना। किसी प्लांट हार्मोन के बारे में पूछा जाता है, तो वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लूसेंट से सॉल्व कर लेंगे। तो लूसेंट जो है पढ़ने से आपका एग्रीकल्चर का भी कुछ हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। एग्रीकल्चर में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो लूसेंट के बाहर से आएगा, तो एग्रीकल्चर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि किसी क्रॉप का क्लाइमेटिक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, है ना। इतना बारिश हो रहा है, इस एरिया में वो क्रॉप उगाया जा रहा है और इतना टेम्परेचर चाहिए उसको, बताइए कौन सा क्रॉप है। 4 क्रॉप का आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो अगेन उस तरह का क्वेश्चन को टैकल करने के लिए प्लस एक तरह का और आप क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जूट दे देगा, कॉटन दे देगा और इस तरफ आपको एरिया का नाम दे देगा, मैच द फॉलोइंग टाइप का, कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए फेमस है। ये इस तरह का क्वेश्चन तो आया भी था लास्ट टाइम, कॉटन जूट वगैरह दिया हुआ था, एक तरफ लद्दाख वगैरह नॉर्थ बिहार आपका ऑप्शन में था दिया हुआ, मैच करवाना था। तो ये जो दोनों तरह का क्वेश्चन है आपका, क्लाइमेटिक कंडीशन वाला हो गया और ये हो गया एरिया मैचिंग कराने वाला, ये दोनों जो है आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं अपना पीटी एग्ज़ाम के लिए, तो वहीं से आपका ये रेडी हो जाएगा, ये दोनों तरह का क्वेश्चन। ओके, तो ज्योग्राफी में जो भी आपका एग्रीकल्चर वाला चैप्टर होगा, आप जहाँ से भी ज्योग्राफी पढ़े हैं वो मायने नहीं रखता है, हर एक बुक में दिया होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ नाम से चैप्टर दिया हुआ होगा, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्रॉप्स का क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेंगे, किस क्रॉप को उगाने के लिए कैसा माहौल चाहिए, और प्लस वहाँ से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स देश का किस किस हिस्सा में उगाया जाता है वो देख लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा। तीसरा एग्रीकल्चर में आपको पूछा जा सकता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि करेंट अफेयर्स अगेन। तो करेंट अफेयर्स के लिए अगेन ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इसको एग्रीकल्चर के नज़रिए से अलग से पढ़ा जाए। मंथली आप करेंट अफेयर्स 1 साल का रेडी कर ही रहे हैं, तो अगर कुछ वैसा एग्रीकल्चर का भी करेंट अफेयर्स होगा तो आपका ऑलरेडी वो कवर्ड होगा, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि एक करेंट अफेयर्स बेस्ड एक वीडियो मैंने भी बनाया है, उसमें 20-25 करेंट अफेयर्स एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। आप जाकर चैनल पर थोड़ा सा सर्च कीजिए, चैनल पर आपके काम का काफ़ी चीज़ है, पार्टिकुलरली जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ, एक बार देखिए जा करके, आपको उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। 20-25 करेंट अफेयर्स है, एक जगह असेंबल किया हुआ, उसको देख लीजिएगा, मे बी कोई क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया होगा, और आईसीटी भी समझ गए, वो लूसेंट में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हार्डली 4-5-6 पन्ने का है वो, थोड़ा उसको देख लेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देखना है, लेकिन इंट्रोडक्शन ले लेना है हर एक चीज़ का। 3 क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ओके, इसका बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आइडियली जो है आपको अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए था, ठीक है। आइडियली मतलब जो होना चाहिए, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, इस तरह का टॉपिक आज तक सिर्फ जेपीएससी में ही एक बार देखने के लिए मिला है, और जेपीएससी एग्ज़ाम भी होता नहीं है हर साल, तो इसमें किसी को आइडिया नहीं है, ठीक है। सब लोग आपको एक गेस वर्क ही बता सकते हैं क्या कुछ इसमें पढ़ना चाहिए। तो मेंस का सिलेबस, चूँकि मेंस में भी ये टॉपिक है, तो अगर आप मेंस का किए हैं तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसको रिवाइज करके जाइएगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है करने का। अगर नहीं किए हैं तो भी अगर कुछ लोग सोर्स पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ें, देखिए इसमें जो टॉपिक्स दिया हुआ है, अगर आप कायदे से पूछिए तो लक्ष्मीकांत का 2 बुक आता है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और एक गुड गवर्नेंस का, उन बुक्स में इसका कंटेंट अच्छे से दिया हुआ है, जो भी आपका मेंस के सिलेबस में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस में। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो उसमें भी कम से कम 2 चैप्टर, गुड गवर्नेंस के ऊपर एक स्पेशली चैप्टर है, और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग एंड स्कोप पर एक चैप्टर है, ठीक है। उन बुक्स में एटलीस्ट वो 2 चैप्टर आपको, आज से मैंने 4-5 महीना पहले ही बताया था, एक वीडियो ही बनाया था, उन 2 चैप्टर को कम से कम आपको कवर करना चाहिए था, क्योंकि संभावना रहेगा कि ज़्यादा डीप में कुछ नहीं पूछा जाएगा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ही रहेगा, है ना। तो कम से कम वो 2 चैप्टर करना था। बट कंसिडरिंग कि अब तक जो लोग ये काम नहीं किए,
ठीक है। तो अब संभव नहीं है कि आप दो मोटी मोटी बुक जो है सो वो खरीद कर और अपना ये सब तैयारी करें एक दो क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आसान ही रहेगा गुड गवर्नेंस वगैरह का, वो आप कर ही लेंगे। एक दो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मे भी थिंकर वगैरह के बारे में पूछ दे, किसी का नाम पूछ दे, कोई बुक का राइटर वगैरह का नाम, तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाए। तो एक दो क्वेश्चन के लिए अब आप एक महीने में ये काम मत कीजिए। बेहतर यही होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस पे मैंने लगता है 30-40 क्वेश्चन का 2 वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। उसको जाकर देख लीजिएगा, संभवतः किस्मत अच्छा रहा तो उससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस के ऊपर 2 वीडियो है, सर्च कीजिए चैनल पर, मिल जाएगा। ऐसा कोई हज़ारों वीडियो तो है नहीं हमारे चैनल पर, तो आराम से देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस पे, ठीक है। आई होप कि इसमें आपको और कोई डाउट नहीं रहा होगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के बाद अब हम बात कर लेते हैं अपना लास्ट जो एजेंडा है आज का डिस्कशन का, वो है सेक्शन एच का, जो स्पोर्ट्स और अवार्ड्स सेक्शन है, ठीक है। स्पोर्ट्स और अवार्ड्स वाला जो सेक्शन है उसका बात कर लेते हैं। इसमें भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आपने इन दोनों सेक्शन का कोई वीडियो नहीं बनाया है। देखिए, इसमें वीडियो बनाने लायक जैसा कुछ है नहीं, ठीक है, इसलिए इसको तो मैंने शुरू से भी कभी सोचा भी नहीं था कि इसका वीडियो बनाना भी है। स्पोर्ट्स में क्या कुछ है, आपको क्या पूछा जा सकता है आपको स्पोर्ट्स में आपको टर्म पूछा जा सकता है, ठीक, कि किस खेल से संबंधित ये शब्द है। जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था वेलोड्रोम से, वेलोड्रोम जो कि साइकिलिंग से संबंधित था, ठीक है, उसका ट्रैक जो होता है। तो टर्म इस तरह का क्वेश्चन जानने के लिए, ये पढ़ने के लिए ये उचित समय नहीं है, ठीक है। अब एक महीने में एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हो सकता है बहुत आसान सा पूछ दे, है ना, हो सकता है पूछ दे कि रन आउट किस खेल से संबंधित है, डेड बॉल किस खेल से संबंधित है। मोस्टली लोग जानते होंगे, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, हालांकि ये एजम्पशन सही नहीं है, सबको इंटरेस्ट नहीं होता है क्रिकेट जैसा नॉर्मल गेम में भी, ठीक है, तो अच्छी बात है। बट अगर आसान पूछेगा तो संभवतः आप बना लेंगे, टफ पूछेगा तो कुछ नहीं किया जा सकता है। टर्म्स का अगर बात किया जाए तो अकेले चेस जैसा खेल में 400 से ज़्यादा टर्म है। आप ग्लॉसरी ऑफ चेस का सिर्फ गूगल कीजिए जाकर और उसमें देखिए कितना सारा टर्म होता है। तो इसको जो है सो तैयार करना फिजिबल नहीं है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन का जो NCERT बुक आता है उसमें दिया हुआ है काफ़ी सारा खेल के बारे में, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा उसका भी चैप्टर 100 150 पेज का है ना। तो वो सब जो है करने का समय नहीं रहा, इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए। ईजी आएगा, बन जाएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, तुक्का मार दीजिएगा। स्पोर्ट्स में दूसरा क्या पूछा जा सकता है, आपको किसी खिलाड़ी का नाम दिया हुआ रहेगा, बोलेगा किस खेल से संबंधित है। ज़्यादा चांसेस यही है कि करंट अफेयर्स में ही जो खिलाड़ी चल रहा है उसी का नाम रहेगा। तो करंट अफेयर्स आप अच्छे से कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तीसरा क्या पूछा जा सकता है कि किसने जीता है कोई टूर्नामेंट। अगेन ये क्या है, करंट अफेयर्स है। अब 2015 में किसी ने जीता होगा उसके बारे में तो बात नहीं होगा, करंट अफेयर्स के बारे में बात होगा। तो स्पोर्ट्स सेक्शन इज़ बेसिकली करंट अफेयर्स, इसीलिए इसको बनाने का अलग से कोई मतलब नहीं बनता है। आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो समझिए कि ये आपका ऑलरेडी हो चुका है, इसको आप अनफिनिश्ड में काउंट नहीं करेंगे, इसको फिनिश्ड में काउंट कीजिए। अवार्ड्स सेक्शन का अगर बात किया जाए तो इसमें क्या कुछ पूछा जा सकता है, कोई अवार्ड किसने जीता, क्या है ये, करंट अफेयर्स है। कोई अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, किसी फील्ड में, जैसे आप जब भी किसी अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं तो उस किस फील्ड में दिया जाता है ये भी तो पढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। प्रेम भाटिया अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, ये दोनों करेंटली दिया भी गया है। तो आप विनर भी पढ़ते हैं और प्लस आप ये भी पढ़ते हैं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अवार्ड्स भी बेसिकली करंट अफेयर्स ही हैं, ठीक है। शायद ही कोई इक्का दुक्का अवार्ड होगा जो कि मतलब हर एक साल उससे मुलाकात नहीं होता है, नहीं तो लगभग हर एक अवार्ड जो है सो हर एक साल आपको उससे मुलाकात हो ही जाता है आप पढ़ाई के दौरान। तो अवार्ड्स और स्पोर्ट्स सेक्शन पे इसलिए वीडियो नहीं था क्योंकि अवार्ड्स और स्पोर्ट्स सेक्शन में ऐसा कुछ अलग से बताने जैसा नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली करंट अफेयर्स ही हैं, इसमें स्टैटिक कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये था आपका अवार्ड्स सेक्शन को लेकर के। एक और जो अभी वीडियो बनाते वक्त मुझे ध्यान आ गया करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। करंट अफेयर्स के बारे में काफ़ी लोग अभी भी पूछ रहे थे कि किस ड्यूरेशन का पढ़ना है। मुझे आश्चर्य होता है कि जस्ट एक वीडियो पहले ही मैंने बनाया है कि किस लेंथ का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, किस ड्यूरेशन का, ठीक है। तो उसको देखिए जा करके, शॉर्टकट में जल्दी से बता दे रहा हूँ। अक्टूबर 2020 से जुलाई 2021 ये सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है। अगस्त का टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे, अक्टूबर के पहले टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे। जुलाई, अगस्त, अक्टूबर से जुलाई प्राइम टाइम आपका है, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ओके, ये ट्रेंड के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये कोई मेरा भविष्यवाणी नहीं है, अब तक जो होता आया है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ्स है। ओके, अगर अब तक करेंट अफेयर्स ऑनलाइन फॉलो किए हैं या कुछ भी, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंपाइलेशन ले लीजिए अच्छे ब्रांड का, ठीक है,
घटनासार का, घटना चक्र का, स्पीडी का, प्रतियोगिता दर्पण का, कोई भी कंपाइलेशन ले लीजिए जिसमें कि इस दौरान का करंट अफेयर्स दिया हुआ हो और उसको ज़रूर पढ़िए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आइडियली, जैसा कि मैं हर एक सेक्शन में आपको बताता हूँ, आइडियली क्या करना चाहिए, हमेशा 2 सोर्स पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स का। ओके, एक डिटेल में और एक वन लाइनर टाइप का। करंट अफेयर्स कभी भी सिंगल सोर्स पर नहीं रहना चाहिए अगर आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, हमेशा 2 सोर्स फॉलो करना चाहिए। दूसरा, डिटेल मैगजीन जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण वगैरह आता है ना, जिसमें हर चीज़ डिटेल में दिया हो रहता है। वन लाइनर जैसे कि आपका स्पीडी वगैरह हो गया है ना, तो ये इस टाइप का मैगजीन में आपका एक लाइन में दिया हो रहता है। वन लाइनर में थोड़ा सा यही ध्यान रखेंगे कि अगर पूरा कवर नहीं किया हुआ है तो आप इंटरनेट कर लेंगे वहाँ पर यूज़, है ना। जैसे किसी टूर्नामेंट के बारे में दे दिया कि मेंस सिंगल्स का किसने टाइटल जीता है, हो सकता है वो वुमेंस सिंगल्स के बारे में नहीं दिया वहाँ पर। ओके, अवार्ड्स में भी यही करता है, जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता, मे भी वहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपको पूछ दिया जाए। तो वन लाइनर वाला में थोड़ा सा सावधान रहना है। इसीलिए कहा जाता है कि एक डिटेल मैगजीन पढ़ना चाहिए हमेशा, हर मंथ नॉर्मली हर एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को। ओके, और ये सिर्फ पीटी का बात हो रहा है यहाँ पर, ये मेंस के लिए रिलेवेंट नहीं है, उसके लिए डिस्कशन किया हुआ है चैनल पे और मैं भी करूँगा बाद में, बट अभी सिर्फ पीटी का बात हो रहा है। आइडियली ये करना चाहिए था आपको, बट अब तक अगर आप ऐसा नहीं किए हैं तो अब तो कंपाइलेशन पढ़िए। अब आपके पास समय नहीं है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वही रहेगा, कंपाइलेशन पढ़िए। और मेरे चैनल पर जो वीडियो है उसके बारे में भी कई लोग क्वेश्चन पूछे हैं कि वो कितना रिलेवेंट है। जी बहुत रिलेवेंट है। ठीक है, मैं काफ़ी चुनिंदा जो करंट अफेयर्स होता है वही डालता हूँ। और वन लाइनर वाले के लिए एक और कॉशन है, जो वन लाइनर का मैगजीन सिर्फ फॉलो करते हैं, वन लाइनर वाला मैगज़ीन में सिर्फ आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है, वो मैगज़ीन बनाया गया है हर एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर। तो उसमें काफ़ी सारा आपके काम का नहीं होता है। 40% से ज़्यादा किसी भी मंथ का आप पढ़िएगा वन लाइनर, 40% से ज़्यादा, मान लिया जाए 100 दिया हुआ है तो बस 40 आपके काम का रहेगा उसमें, है ना। सारा काम का नहीं होता है आपका। किसी प्राइवेट बैंक का कौन एमडी बन गया है, सीईओ बन गया है, ये सब आपके काम का नहीं होता है ना। कौन सा देश कोरोना में अपना जनता को वापस बुला लिया इस देश से, ये कोई करंट अफेयर्स नहीं होता है। मैंने देखा है, मैं भी देखता हूँ ये सब, तो मुझे पता है ये सब कोई करंट अफेयर्स नहीं होता है, आपके एग्ज़ाम के लेवल का नहीं है, आपके स्टैंडर्ड का नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ कोई भी एक वीडियो देख लीजिए मेरे चैनल पर, जो करंट अफेयर्स मैं अपलोड करता हूँ। आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस स्टैंडर्ड का आपको पढ़ना चाहिए और कौन सा इग्नोर करना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ बेसिक बात था। और चैनल पे जो फॉलो किए हैं, आप कोई भी एक कंपाइलेशन लिखकर वन लाइनर वाला पढ़ लीजिए, डिटेल वाला ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है उसको मैं डिटेल में ही बनाता हूँ। कोई भी टॉपिक को मैं अधूरा नहीं छोड़ता हूँ कि किसी अवार्ड में मैं एक ही बात बताकर आगे निकल गया, नहीं। उस अवार्ड से संबंधित हर एक चीज़ बताता हूँ, खेल टूर्नामेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ बताता हूँ। तो मेरा जो रहता है वो कम्प्रिहेंसिव रहता है। तो आप कोई भी एक वन लाइनर ले लीजिए अगर इसके अलावा आप कुछ देखना चाहते हैं तो। हालांकि ये भी सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो है वो मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ। ओके, तो आई होप कि आपका काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न इस सेशन में दूर हो गया होगा। अगर नहीं अभी भी दूर हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे आपका समस्या को सुलझाने का। ठीक है, और फिर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।